चलिए देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने जो है जितने भी प्रश्न थे दोस्तों मैंने करा दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए हुए। बाकी दोस्तों कुछ प्रश्न बचे हैं, उसको भी हम करा के ख़त्म करते हैं दोस्तों। इसके बाद आधुनिक भारत का क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इस आंदोलन के कारण दोस्तों नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ दोस्तों। बताइए कौन सा आंदोलन था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में हुई, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन किया गया। गरम दल उग्रवादी के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम दल नरमपंथी के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ता रहा और तथा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। तो कौन था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। अगला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। इसने अल्पसंख्यक और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की वकालत की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या वकालत की दोस्तों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सभी कथन गलत है दोस्तों। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति के कारण पीसी जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की विकास हुआ तथा आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के, ये दोस्तों सभी गलत है। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। नहीं, कर की चोरी की वकालत नहीं करेगा दोस्तों, अपना ही देश का है। तो यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। यह भी इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अगर निर्वाचन मंडल की मांग की। गलत है दोस्तों, तीनों गलत है, कोई भी कथन सही नहीं है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में कथन सही है। रॉलेट अधिनियम सेडिसल कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। साइमन कमीशन कब आया दोस्तों और रॉलेट एक्ट कब आया? दोनों में कन्फ्यूजन न होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल उत्तर आपको सही आना चाहिए दोस्तों। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के विरोध में एक अभियान चलाया तथा 24 फरवरी 1900 मार्च ईस्वी को बम्बई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट ब्रिटिशों को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित करने संबंधी शक्तियां प्रदान करता था। रॉलेट अधिनियम सेडिसल समिति की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था दोस्तों। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की उपयोग करने का प्रयास किया था। बिल्कुल दोस्तों। तो और ये साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ भी गलत है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक और दो ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया? 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किसने किया? वीओ चिदम्बरम, के कामराज, सी राजगोपालचारी, एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? बताइए कौन थे दोस्तों? ये थे सी राजगोपालचारी। 1930 में सी राजगोपालचारी ने एक मार्च अभियान का संचालन किया था, जो नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर के समुद्री तट पर चन्नापल्ली में वेद अड़यम तक किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सही है दोस्तों? बताइए 169 का। दोस्तों आप तो जान ही रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बद्रुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1987 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, एनी बेसेंट थी, न कि सरोजिनी नायडू। और ये सही है, कांग्रेस में 1987 में अध्यक्षता जो है किसने की, बद्रुद्दीन तैयब जी ने। तो दूसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है केवल। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन और सहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की यात्रा। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, इसे गलती होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार दोस्तों जब ब्रिटिश शासन के विरोध करने का प्रयास था। बंगाल प्रांत का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ दोस्तों, तब जो है ये अपनाया गया। बंगाली हिंदी और उड़िया भाषा तथा हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर किया गया था। भारतीयों ने ब्रिटिश उत्पाद का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया इसमें, ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके केवल भारत में उन वस्तुओं का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1905 में बंगाल विरोध के उपलक्ष्य में अपनाया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है दोस्तों, एक से एक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त 1993 में था दोस्तों। और रैयतवाड़ी प्रणाली की योजना अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीधे रैयत कृषकों से भू राजस्व की वसूली करना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में दोस्तों थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी, दोनों द्वारा। 2 और 3 सही होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही, सी। और अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब, 1993 में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में दोस्तों होता क्या था कि कर्मचारी सीधे रैयत किसान से सीधे भू राजस्व वसूलते थे, ठीक है, सीधे भू राजस्व वसूलते थे। अगला आ जाइए, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। कौन सही है दोस्तों, 172 का बताइए कौन सा सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, उपाध्यक्ष राजा कली कृष्ण देव तथा सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक जी। हाँ, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वी राघवाचार्य, ठीक जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चालू द्वारा की गई थी दोस्तों। 1976 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो भारत की पहली अधिकारित राष्ट्रवादी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन ने 1876 में की, जो पहली राष्ट्रवादी संस्था थी दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद दोस्तों राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सही हो गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे, उपाध्यक्ष राजा कली कृष्ण देव तथा सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। और गुजुल लक्ष्मी नरसू मद्रास महाजन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, वी राघवाचारी थे। तो दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, और 1 और 3 सही है, इसलिए 1 और 3 मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी। अगला जी, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन
डायार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों? भारतीय इतिहास के समय में केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, द्वैध शासन किसे कहते हैं दोस्तों? 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, प्रांतों को प्रतियोजित विषयों का 2 वर्गों में। द्वैध शासन जान लीजिए दोस्तों, हमेशा आता ही रहता है। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषय का 2 वर्गों में विभाजित दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया था। प्रांतों को प्रतियोजित विषयों को 2 परिवर्गों में बांटा गया था, समझ रहे हैं? तो इसी को द्वैध शासन कहा गया। निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में लिखित घटनाओं को क्रम सजाना है दोस्तों, क्रम से करना है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो जान ही रहे होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता ही होगा 1942 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी पता होगा 1931 में हुआ था दोस्तों, और रॉयल इंडियन नेवी में गदर नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था दोस्तों। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, एक बार और पूछ लिया था दोस्तों, बटलर, भारत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। बटलर कमेटी भारतीय राज्यों की समिति के रूप में भी जाना जाता था दोस्तों। 1927 में हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। इसने सर्वोपरि शक्ति अर्थात भारत सरकार और देशी रियासतों के राजाओं के बीच संबंधों की जांच की थी दोस्तों। तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का संबंध था। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? व्यापार विवाद अधिनियम 1929 उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय का द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में किससे संबंधित था दोस्तों? ये तो आप समझ ही सकते हैं, गुलाम भारत में किससे संबंधित होता है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल की प्रणाली पर हड़ताल पर रोक दोस्तों, हड़ताल पर रोक लगाने के लिए। ये सब ये करेगा, गुलाम देश में तो हड़ताल थोड़े न करने देंगे आपको, हड़ताल पर रोक लगाने के लिए आया था दोस्तों, हड़ताल नहीं न करने देंगे। अधिकरणों या ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक था दोस्तों। व्यापार विवाद अधिनियम 1929 से एक अधिकरण की स्थापना व्यवस्था की जिसमें श्रमिक विवादों का समाधान निकाला जा सके। सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 माह पूर्व सूचना प्रशासन को न देते। हड़ताल करना है तो 1 महीना पहले लिख के दे दो सूचना कि हम हड़ताल करेंगे, तब जाके हड़ताल कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले अग्रगामी पहले थे। कौन होगा दोस्तों 177 का बताइए? देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने फैक्ट्री एक्ट 1881 भारत में फैक्ट्री श्रमिकों के कार्य स्थिति में सुधार हेतु लागू किया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का फैक्ट्री में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया। इसने बच्चों के कार्य करने की अवधि घटाई गई। खतरे से युक्त मशीनों को घेराबंदी हेतु सुनिश्चित किया गया जिसमें श्रमिकों को नुकसान न पहुंचे। ये गलत है दोस्तों, पहला ऑप्शन फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, तो ये गलत है दोस्तों। 7 वर्ष से कम आयु का जो है वो बताएं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, NS लाखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रमिक आंदोलन के अग्रणीय थे। उन्होंने 1880 में साप्ताहिक दीन बंधु की शुरुआत की थी। कौन? NS लाखंडे। सन 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। अतः तो ये दोस्तों दूसरा सही है। MN लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूर आंदोलन संगठित करने अग्रगामी थे, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 1881 में दोस्तों लाया तो गया था इसीलिए
लेकिन ये जो है दोस्तों फैक्ट्री श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार हेतु लाया गया था 7 वर्ष से कम आयु के। इसमें क्या बोल रहा है कि मजदूरों को संघ बनाने की देन की दृष्टि से पारित किया गया था। नहीं दोस्तों, स्थिति सुधारने के लिए लाया गया था। ठीक है। उन्होंने मैगजीनी गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू। 178 लाला लाजपत राय थे दोस्तों। लाला लाजपत राय ने इटली के देशभक्त जोसेफ मैगजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण और दयानंद की जीवनी लिखी। 1914 से 1919 तक अमेरिका में रहे। 1924 में कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में शामिल हुए तथा केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। कांग्रेस छोड़ के स्वराज पार्टी में भी गए। कौन? लाला लाजपत राय। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन कौन सा से उपाय किया गया या किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। बताइए दोस्तों, संथाल विद्रोह ये जो है आदिवासियों का एक विद्रोह था। ठीक है, आदिवासियों का एक विद्रोह था। 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक, तो पहला सही है, संथाल परगने का निर्माण किया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में भी लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनमें कुछ विशेष कानून, जैसे किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, लागू करने। ये दोस्तों गैर कानूनी कर दिए दूसरे की भूमि को, जो है लेन देन को। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो। 180 का निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू? चंपारण सत्याग्रह को छोड़ ही नहीं रहा है यूपीएससी। लग रहा है कि एकदम कसम खा के बैठा है, हम चंपारण से तो पूछेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? कौन कौन शामिल हुआ था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1922 ईस्वी, अभी 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था दोस्तों। नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय अधिकारियों ने अत्याचार के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने लोगों से सीधे संपर्क बना लिया। कौन? गांधी जी। और जिस भाषा को वह समझते थे उसी भाषा में वे उन किसानों के हितों के बाद में बात करते थे। पहली बार किसान नए ढंग से नेतृत्व का एक राजनीतिक आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता भी बना दिया दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना इसी के लिए हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा किसने रखा दोस्तों? बताइए। होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया। 1920 में ऑल इंडियन होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज पार्टी रख लिया। 1920 में इसने अपना क्या नाम रख लिया? स्वराज पार्टी। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है इसका नेतृत्व कर रही थी। 182 स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। पहला तो दोस्तों इससे भी आप जान ही रहे होंगे, सही होगा। दूसरा भी सही है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है अपने देश का इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने वस्तुओं का उपयोग करना। ठीक,
बिना हानि पहुंचाए, ब्रिटिशों को बिना हानि पहुंचाए भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। कब? 15 अगस्त 1906 को। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रीय गान बना। 83 का दोस्तों, निम्नलिखित में कहाँ गए? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। महात्मा गांधी की मिटिया इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। बिल्कुल। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती में से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया। कौन सा कथन सही है भाई? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्न जब गुलाम था भारत, तो कौन सा इसमें सही था दोस्तों? बताइए। 83 का पहला सही है दोस्तों। भारत महात्मा गांधी की मिटिया इंडेचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। बिल्कुल, ये पहले दक्षिण अफ्रीका से ही ये काम कर रहे थे दोस्तों इस पर। इसके बाद जो है तीसरा सही है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। यह भी सही है दोस्तों। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने विभिन्न भारतीय नेताओं को युद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव पर पूर्ण समर्थन किया। गांधी जी ने इसमें क्या किया था दोस्तों? पूर्ण समर्थन किया था। इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। चेम्सफोर्ड ने इसमें किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत है, दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन हो जाए। अब दोस्तों, व्यक्ति और धारित पद, कौन सा व्यक्ति कौन सा पद दिया गया? कौन सा पद जो है? सर तेज बहादुर सप्रू, अखिल भारतीय उदार संघ सदस्य, संविधान सभा महासचिव, भारतीय साम्यवादी दल। बताइए दोस्तों 184 का। तीनों युग्म सही है दोस्तों। सर तेज बहादुर सप्रू जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है। अखिल भारतीय उदार संघ के। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के। तो सर तेज बहादुर सप्रू जो थे अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के। दोस्तों अगला, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुआलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है दोस्तों? उलगुआन है दोस्तों, ये गलत लिख दिया है। 185 का बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों 1899 से 1900 बिरसा मुंडा के विद्रोह का। उलगुआन किस्सा है, बिरसा मुंडा से विद्रोह से संबंधित है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। 1776 ईस्वी 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। 1895 से 1999 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुआनन चला। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और इनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। और 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, दीकू किसे कहते थे? महाजनों को, कर्ज के बदले उनकी जमीन कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था दोस्तों। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दोस्तों आगे, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर
की पुस्तक देशरे कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशरे कथा के संदर्भ में विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतना दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। क्या सही होगा दोस्तों? इसका दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य गुलामी के समय राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी कि हम जीत रहे हैं दोस्तों। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों से प्रेरित हुई थी। ये एक दो सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। सखाराम गणेश देउस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण और विकास के लिए देशरे कथा की रचना की थी। देउस्कर का एजेंडा पूरे देश के लिए स्वराज था, न कि मात्र बंगाल के लिए। पूरे देश के लिए स्वराज चाहते थे दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? सिर्फ बंगाल क्षेत्र के लिए, इसलिए गलत हो रहा है दोस्तों। ठीक, यद्यपि उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने उस आंदोलन की रीति नीति की आलोचना भी की। उन्होंने देशरे कथा की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि हमारे आंदोलन भिक्षुक के आवेदन मात्र है। हम लोगों को दाता की करुणा पर एकांत रूप से निर्भर रहना पड़ता है। मतलब अंग्रेजों को कह रहे हैं कि वो दाता है, उनके ऊपर हमने निर्भर। गांधी निवेदन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थी? गांधी निवेदन समझौता हुआ था दोस्तों, क्या सम्मिलित? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। कौन सा सम्मिलित था दोस्तों गांधी निवेदन समझौता में? दोस्तों देखिए दोस्तों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सम्मिलित था। पहला, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए आदेशों को वापस लेना भी सम्मिलित था। और चौथा ऑप्शन, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, ये सम्मिलित था दोस्तों। हिंसा में लिप्त व्यक्तियों को रिहाई नहीं करने की बात कही। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये गलत था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों? कांग्रेस संवैधानिक सुधारों को चाक चौबंद करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। कुछ अन्य शर्तें थी। ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी आदेश वापस लेंगे। गांधी जी कॉन्फ्रेंस के तत्काल राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत के लिए अधिकृत किया। सरकार सभी अध्यादेशों को वापस लेने के लिए सहमत हुई। ठीक, उसकी बैठक 8 बैठकें हुई, 24 घंटे तक चली। गांधी इरविन की ईमानदारी से प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए सहमत हुई। तीसरा गलत है दोस्तों। आंदोलन के दमन और दौरान पुलिसियों की ज्यादती एवं सार्वजनिक जांच के लिए इरविन सहमत नहीं थे दोस्तों। इरविन जो है इसमें सहमत नहीं थे, पुलिस जो है जो दरिंदगी की थी उसकी जांच के लिए। चौथा, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए कैदियों की हिंसा और रिहाई को छोड़कर कई अपराधों से संबंधित परीक्षणों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश नमक पर कर हटा देंगे, जिनमें भारतीयों को कानूनी रूप से और अपने स्वयं के उपयोग के लिए नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिल गई दोस्तों। तो ये था दोस्तों गांधी इरविन समझौता, महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों, सही कथन। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ को स्थापित की जाएगी।
ये दोस्तों 1942 निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ वो किससे संबंधित है दोस्तों? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मुंबई 8 अगस्त 1942 ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ? ग्वालियर। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? देखिए, ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया है। स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों की स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंकित किया गया। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है दोस्तों, ए। निम्नलिखित में से कौन से अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सांस 5 विजन से संबंधित है दोस्तों? इनमें से कौन अनुदित प्राचीन भारतीय 2021 में पूछा गया है, सांस 5 विजन से संबंधित है दोस्तों? 189। मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सांस फ्रॉम विजन से संबंधित है। यह गीत उन्होंने पूना की यह जेल में कैद के दौरान लिखा था। यह पहली बार 1934 में प्रकाशित किया गया था। यह भारतीय गीत काव्य का अनुवाद किया गया है दोस्तों। तो ये किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी का है, सी। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। गुलामी के समय इन लोगों को याद किया मतलब अभी याद किया जाता है। शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, और इन किस लिए याद किया जाता है दोस्तों? इन्हें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के किस लिए याद किया जाता है दोस्तों? 190 का बताइए। इनको याद किया जाता है दोस्तों आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी अधिकारी के रूप में याद किए जाते हैं। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में सरदार गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लोगों के हस्ताक्षर सभाओं के दौर ने वायसराय को अपना विशेषाधिकार प्रयोग कर तीनों को फांसी माफ करने को विवश होना पड़ा था दोस्तों। लोगों ने इतना इन लोगों को काम किया कि दोस्तों वायसराय को विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों की फांसी को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी, लाला हरदयाल। रास बिहारी बोस 1886 से 1945 ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। वे गदर विद्रोह के प्रमुख संचालकों में से एक थे और उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की सैन्यीकरण नीति के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। योगेश चंद्र चटर्जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। योगेश चंद्र चटर्जी। तो इसमें दोस्तों क्या हो गया जाएगा? केवल 3। रास बिहारी बोस केवल गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बोलिए दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? दोनों कथन सही है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए चालू किया गया था नरेंद्र मोदी जो है। 7 अगस्त 1905 को ही दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोनों कथन सही है? ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। दोनों कथन सही है और कथन की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। बस यही था, इतना ही बात की दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना दोस्त समझिए हमें। और इस पर जो है जो भी 1995 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न है दोस्तों सब कराया जाएगा इस चैनल पर। बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और गांव के युवाओं के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, जिनके
पास किताब कापी कलम मार्गदर्शन का अभाव है वो इस चैनल को जरूर जुड़ जाए, बाकी जुड़े चाहे ना जुड़े। धन्यवाद दोस्तों। और आगे के लिए अगला वीडियो है दोस्तों आधुनिक भारत का पूरा सेक्शन हम सोच रहे हैं कि एक ही में डाल दें, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या है कि नेट मोबाइल ये सब चीज़ें चलती नहीं है ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है दोस्तों। तो अब आधुनिक भारत का होगा दोस्तों। अब राजनीति विज्ञान का मैंने पहले ही डाल चुका हूँ दोस्तों, पूरा करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सीसाइड का पूरा कॉम्प्रिहेंशन परिच्छेद वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, और ये करा चुका हूँ दोस्तों इतिहास। दो दिन में अगला ख़त्म करके हम जो है इकोनॉमी कराएंगे, और इसके बाद जो बचा होगा वो। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।